हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डियरेंस में। दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे IERT एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे लाए हुए हैं जो कि फिजिक्स का है। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्त इसमें खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिल सके। और दोस्त इस पॉइंट से भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है दोस्त, कॉपी पे आपको जो आपको पॉइंट बताएं उसको आपको नोट डाउन करना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा। और जो भी फ्रेंड यहाँ पे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त इसी तरह के क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पे दोस्त आज का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। पहला है, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो दोस्त आप जब भी आप दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अगर दोस्त आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं पे क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है। एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। ये चार्ज दोस्त एक दोनों वस्तुओं में विपरीत होता है। क्या होता है, एक साथ विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दोनों पर आवेश की मात्राएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, उसमें क्या है दोस्त, आपका जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो आपका क्या है, वहां पे विपरीत हो जाता है। क्या होता है दोस्त, विपरीत हो जाता है। विपरीत का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, अगर आप किसी वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उन पे क्या होगा, एक पे आपका धन आवेश हो जाएगा और एक पे क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त बात करते हैं कि इसका जो नामकरण किया सबसे पहले किसने किया। तो एक वैज्ञानिक थे दोस्त यहाँ पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं आपस में रगड़ेंगे तो उसमें चार्ज उत्पन्न होता है और एक जो चार्ज होता है वो आपका धनावेश होता है और दूसरा जो चार्ज होता है वो आपका ऋण आवेश होता है। इन्होंने दोस्त अगले पॉइंट में बताया। जितने पॉइंट बता रहे हैं दोस्त आप सभी लोग कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं, बनता है दोस्त, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं यहाँ पे, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे आप नष्ट किया जा सकता है। इसे विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, आवेश से रिलेटेड आपको सभी यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे। आवेश संरक्षण का नियम क्या है दोस्त, यहाँ पे जानेंगे कि आवेश न तो क्या है दोस्त, विद्युत आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपका एक आवेश संरक्षण का नियम है। दूसरे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, इसका एसआई मात्रक जान लेते हैं। तो जो आपका आवेश चार्ज का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, कूलाम होता है। क्या दोस्त, यहाँ पे कूलाम होता है जो आपका चार्ज का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ पे सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो जितने पॉइंट दोस्त बताए हैं सभी आप कॉपी पे नोट डाउन करें, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। यहाँ पे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का क्या नहीं बदलता। तो दोस्त जब भी आप अपवर्तन की क्रिया जो होती है तो उसमें क्या होता है, जो आपका प्रकाश का आवृत्ति होता है, आवृत्ति आपका चेंज नहीं होता है। क्या होता है दोस्त, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो आपकी चेंज नहीं होती है। जबकि अगर दोस्त बात करें यहाँ पे प्रकाश की चाल, तो ये भी आपका चेंज हो जाता है। तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, आयाम भी चेंज हो जाता है, ऊर्जा, तीव्रता, कला, ये सभी जितने पॉइंट हैं दोस्त सभी आपके क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी आवृत्ति होती है दोस्त वो आपकी क्या होती है, नहीं बदलती है। दूसरे पॉइंट में दोस्त यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे आपको, जिससे आपको बहुत ही भली भांति समझना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब प्रकाश एक किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाता है। इसी जो घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बात करते हैं अपवर्तन का कारण, प्रकाश कारण क्या है इसका, जो अपवर्तन होता है इसका जो कारण है कि अलग अलग माध्यम में
जो उसका माध्यम है वो आपका चाल वहाँ पे अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे दोस्त हम बात करें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वो आपका अलग होगा। अगर दोस्त यही हम कांच के सापेक्ष वायु का कहें तो वो आपका अलग होगा। तो इसीलिए दोस्त आपका जो कारण है अपवर्तन का, उसका जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में होता है, इसलिए उसकी जो भिन्न भिन्न चालें होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल घट जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त बात करें, यहाँ पे बना के आपको दिखा रहे हैं। अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका विरल माध्यम है। कैसा दोस्त, यहाँ पे विरल माध्यम है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे सघन मान लेते हैं, ये है आपका सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है, एक प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, आपको इधर इधर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या है दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा झुक जा रहा है। क्या है, थोड़ा सा आपका झुक जा रहा है अभिलंब की ओर। ठीक है, ये आपका अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। इसलिए दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपका माध्यम ने सघन माध्यम से विरल माध्यम, ध्यान से समझिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसका चाल घट जाएगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अगर दोस्त यही हम बात करें कि जो हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, अगर यही हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा, तो ये भी पॉइंट आप देखिए यहाँ पे। अगर ये आपका जा रहा है यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है, तो ये क्या है, सघन माध्यम से जब भी आपका विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी और ये आपको अभिलंब ऐसे जाना चाहिए, लेकिन आपका जाएगा कैसे, वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। क्या है दोस्त, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो आशा करते हैं सभी पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पे वो आपका डी था, जो कि आवृत्ति आपका नहीं चेंज होती अपवर्तन की क्रिया में। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्वरण का मान बढ़ाने पर सरल लोलक के आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सरल लोलक का आप जब भी यहाँ पे क्या है आवर्तकाल को बढ़ाएंगे तो उसका जो मान है, मान क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। ठीक है, त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल का मान होता है वो आपका क्या होता है, घट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कैसे घटता है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, जो आपका आवर्तकाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्त, T = 2 अंडर में L अपान में G, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका सरल लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर आप त्वरण का मान बढ़ाएंगे, त्वरण यहाँ पे अगर आप जी की, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा, अगर आप यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी की यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये आपका जो सरल लोलक का आवर्तकाल है टी, ये आपका क्या है, घट जाएगा। जिससे दोस्त क्या होगा, जो आपकी सरल लोलक की गति है वो और भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कैसे होगी दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस गुरुत्वीय त्वरण जी अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये आपका जो त्वरण है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो आवर्तकाल है टी, इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे क्या होगा दोस्त, इससे आपका जो सरल लोलक है उसकी जो गति है दोस्त वो आपकी फास्ट हो जाएगी। अगर दोस्त यहाँ पे सरल लोलक के बारे में जानते हैं तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बताएंगे और यहाँ पे ग्राफ के लिए भी बताएंगे कि वहाँ पे ग्राफ का कैसा वहाँ पे रेखा होता है। तो उसके लिए भी जानेंगे दोस्त, एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ मैं बताऊंगा दोस्त, जो आपका सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो आपका 2 सेकेंड होता है। कितना दोस्त, 2 सेकेंड होता है सरल लोलक का आवर्तकाल। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। तो सरल लोलक की जो आपकी प्रभावी लंबाई होती है 0.998, कितना होता है दोस्त, 0.998 मीटर, या हम इसे कह सकते हैं लगभग 1 मीटर। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी मिलता है, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता, ये मिलता है 1 मीटर, तो वहाँ पे क्या आप लगाएंगे, 1 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये चीज़ मौजूद है 0.998 मीटर, तो ये आपकी क्या होती है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई होती है। तो इसको आप नोट करिएगा कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, आवृत्ति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है सरल लोलक की आवृत्ति, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो आवृत्ति होता है वो आपका हाफ हर्ट्ज। कितना होता है दोस्त, हाफ हर्ट्ज, 1/2 हर्ट्ज होती है सरल लोलक की आवृत्ति।
ठीक है, ये आपका क्या है सेकेंड लोलक की आवृत्ति है 1/2 हर्ट्ज। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे अनंत प्रभावी लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। क्या बताया मैंने आपको, अनंत प्रभावी लंबाई वाले सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो आपका कितना होता है 84.6 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका अनंत प्रभावी वाले लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्तकाल है। दूसरे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, फिर से आप देखिए आवर्तकाल का मैंने आपको फार्मूला बताया था T = 2 पाई √L/g, यही तो फार्मूला बताया था। मैंने क्या बताया था दोस्त, अगर आप यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण g का मान को बढ़ाएंगे तो जो आपकी t की वैल्यू है अर्थात यहाँ पे आवर्तकाल है जो वो आपकी क्या है घट जाएगी, जिससे क्या है सरल लोलक की गति तेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्त इसके बारे में ग्राफ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर हम दोस्त ये आपका √L, ठीक है, √L और यहाँ पे t, ठीक है, इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो यह क्या होगा एक सरल रेखा में, जो इसकी ग्राफ की रेखा होगी एक सरल रेखा होगी। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, अगर हम यल और ये आपका t² इसके बीच में अगर ग्राफ को खींचें तो इसका भी क्या होगा एक सरल रेखा में होगा। दूसरे दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करें, अगर यहाँ पे t और l के बीच, ठीक है, किस पे t और l, यहाँ पे आवर्तकाल और ये आपका l क्या है ध्यान से समझिएगा, जो आपका l है वो आपका प्रभावी लंबाई है, g क्या है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, t आपका आवर्तकाल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रभावी लंबाई, ठीक है, प्रभावी लंबाई और आवर्तकाल के बीच में ग्राफ खींचें तो ये आपका क्या होगा एक परवलयकार होगा। कैसा दोस्त, यहाँ पे एक परवलयकार होगा। तो जितने पॉइंट दोस्त बताए हैं इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए, तो सभी को क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है और अच्छी तरीके से उस पर जितने क्वेश्चन के यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं सभी पॉइंट को एक लाइन से आपको लिखना है और समय समय पे दोस्त उसको आपको क्या करना है रिवीजन करना है, ताकि दोस्त उसके पॉइंट भी आपको क्लियर होते चले। क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट भी आपको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे दोस्त अगले पॉइंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी आपका दो वस्तु है तो उस पे जो ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उसके तापांतर पर, किस पे दोस्त, उसके तापांतर पर निर्भर करता है। यदि आपका दोनों वस्तुओं का ताप समान है तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई भी दो वस्तु हैं, अगर उसका ताप समान है तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम क्या है यहाँ पे, जिसमें कहते हैं ऊष्मा सदैव उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की ओर प्रभावित होती है। ये आपका क्या है ऊष्मा गति थर्मोडायनेमिक्स का आपका सेकेंड लॉ है। ठीक है, क्या है दोस्त, यहाँ पे फिर से जान लीजिए, यहाँ पे जो आपकी ऊष्मा होती है वो क्या है, उसका जो ताप है वो उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा बताता है कि वो ऊष्मा आपका किस तरह प्रभावित हो रहा है, या कम से ज़्यादा की ओर या ज़्यादा से कम की ओर। ये आपको क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम यहाँ पे बताता है। अगले दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ऊष्मा गति के द्वितीय नियम को उत्क्रम ताप का नियम भी कहते हैं। इसका दोस्त उत्क्रम ताप का नियम भी कहते हैं। जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं सभी पॉइंट आप कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिए। यहाँ पे अगले पॉइंट की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या है दोस्त, वो आपका क्लासियस नियम, ध्यान से समझिएगा, क्लासियस नियम के पर आधारित है। इसे दोस्त आप ऊष्मा गति के द्वितीय नियम भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं ऊष्मा इंजन की। अगर हम हीट इंजन की बात करें तो ये आपका केल्विन प्लांक नियम पर आधारित होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सेम आपका द्वितीय नियम पे भी आधारित है ऊष्मा के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त आशा करते हैं सभी यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं सभी आप कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और दोस्त जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो सभी लोग दोस्त क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को दोस्त अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हो या दोस्त फेसबुक ग्रुप हो, सभी ग्रुपों में दोस्त शेयर करिएगा, ताकि दोस्त जो आपके भी दोस्त हैं उनके पास भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे और दोस्त क्लासेस को एक बेहतर क्लास यहाँ पे बनाया जा सके। तो यहाँ पे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते थे। यहाँ पे
तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो यहाँ पे दोस्त बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, वो आपका है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का जो आपका होता है, ध्यान समझिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक है, जो आपका उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का दृष्टि क्षेत्र होता अधिकतम होता है, इसलिए सभी वाहनों में चालक के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीछे आने वाले सभी वाहनों का आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बन सके। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उत्तल दर्पण से रिलेटेड, तो ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण से आपका जब भी बनेगा तो वो आपका आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त, उससे छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस से संबंधित। ठीक है, इसका जब भी आपका बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगले दोस्तों यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बहुत छोटे में बना देता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे दोस्तों आप बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र संकीर्ण होता है। कैसा होता है दोस्त, वो आपका संकीर्ण होता है। तो आशा करते हैं सभी यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसमें दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा कौन सा तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो कौन सा तरंग है दोस्त, वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कैसा है, इसमें आपका जो है वो आपका माध्यम के जो कण हैं वो तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसके बारे में दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब माध्यम के एक कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। कैसे दोस्त, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। फिर से आप डिफिनीशन सुन लीजिए, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो इस प्रकार के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष तथा गर्त के रूप में होती हैं। कैसे होती है दोस्त, शीर्ष तथा गर्त के रूप में होती हैं, जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिसे हम ऐसे आपको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट बताते हैं जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगों से रिलेटेड। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते हुए चलिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो पॉइंट है दोस्त, यहाँ पे पहला पॉइंट है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बताएं दोस्त, यहाँ पे अगर आप पानी है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, कंकड़ को फेंकेंगे तो वो आपका क्या है, वहाँ पे द्रव है। ठीक है, द्रव है तो उसके जो ऊपरी सतह पर ही केवल उत्पन्न होगा। ठीक है, यह केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे दोस्त, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, अनुप्रस्थ तरंगे गैसों में तथा द्रवों के भीतर उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पानी को अंदर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो आपकी दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, इसलिए आपको जो द्रव है उसके अंदर आपका अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों की बीच की दूरी हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला मैंने दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं, जिसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगले दोस्त यहाँ पे चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं, जिसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले पॉइंट का, सभी यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर था, जो कि आपका जो कण का संचरण था जो दिशा के लंबवत होते हैं, वो आपका कौन था, अनुप्रस्थ तरंगे। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका बी था। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए,
ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे ऊष्मीय विकिरण की चाल कैसा होता है। तो ऊष्मीय जो विकिरण की चाल होती है दोस्त वो आपकी प्रकाश के चाल के बराबर होती है। कैसी होती है दोस्त, वो आपकी प्रकाश के चाल के बराबर होती है। यहाँ पे दोस्त प्रकाश की चाल जानते हैं, तो प्रकाश की चाल आपको सभी को पता होगा कितना होता है दोस्त, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण जिस माध्यम में चलती हैं उसे गर्म नहीं करती हैं। ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो आपकी ऊष्मीय विकिरण होती है वो क्या होती हैं, जो आपकी थर्मल रेडिएशन होती है वो आपकी क्या आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो आपकी ये है क्या दोस्त, यहाँ पे प्रकाश का चाल है, यही आपका क्या होता है, ऊष्मीय विकिरण की चाल के बराबर होता है। ये प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो ऊष्मीय विकिरण की चाल भी इतना ही होता है, कितना दोस्त, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं दोस्त यहाँ पे कुछ पॉइंटों के बारे में जानते हैं। किससे दोस्त, यहाँ पे ऊष्मीय विकिरण से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। पहला पॉइंट है, ध्यान से समझिए, सभी गर्म पिंड चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं वह सभी गर्म पिंडे, चाहे वो ठोस हो, चाहे गर्म हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, वो सभी क्या है दोस्त, वो आपके ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अगले दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा को वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति तथा उसके ताप पर निर्भर करती है। जो किसी भी वस्तु के अगर आपको जो उत्सर्जित ऊर्जा हो रहा है प्रति सेकेंड में, जितनी भी उत्सर्जित ऊर्जा हो रही है विकिरण ऊर्जा, तो उस वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और उसके ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, विकिरण ऊर्जा का मार्ग होता है वो आपका सरल रेखा होता है, जबकि चालन और संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। विकिरण ऊर्जा का मार्ग सरल होता है, जबकि जो आपके चालन और संवहन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसका जो मार्ग होता है दोस्त वो आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगले दोस्त यहाँ पे चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। एक एक पॉइंट दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त यहाँ पे देखेंगे, सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान विकिरण उत्तापमापी, ठीक है, द्वारा मापा जाता है। किससे दोस्त, यहाँ पे उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। जो आपका सूर्य का तापमान विकिरण उत्तापमापी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त, ये आपका स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्त, स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। स्टीफन का नियम क्या है दोस्त, यहाँ पे देखिए, E = सिग्मा T⁴। ये क्या है, ये आपका एक स्टीफन का नियम है। ठीक है, इसी के आधार पर आपका जो होता है वो आपका इसी पर आधारित होता है, जिसपे आपका सूर्य का तापमान वहाँ पे मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, सभी लोग आप कमेंट करके हमको बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर दोस्त यहाँ पे आपको आता होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि दोस्त आपको भी यहाँ लग सके कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त बात करते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि इसका जो आपका प्रतिरोध होता है, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं समझाऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो दोस्त जो आपका अमीटर होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका अमीटर होता है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तथा एक अगर हम आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर के जो प्रतिरोध होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। आदर्श अमीटर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका सबसे कम होता है। अगर हम यहाँ पे आदर्श अमीटर की बात करते हैं तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, और अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे लगाया जाता है, वो आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं, पहले पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ पे अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें दोस्त, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरे यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध
सबसे अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, जो आपका ये देख रहे हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका बहुत ही अधिक होता है। अगर दोस्त हम यहाँ पे बात करें आदर्श वोल्ट मीटर, तो आदर्श जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। किसका दोस्त? आदर्श वोल्ट मीटर का। और आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, वो आपका क्या होता है? शून्य होता है। अगला दोस्त यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यथार्थता के साथ मापा जा सकता है। ठीक है, क्या बोला है दोस्तों यहाँ पे? विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ या किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर को यथार्थता से मापा जा सकता है। किसे? विभव मापी से। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें जो ईएमएफ का मापन करते हैं वो हम किससे करते हैं? विभव मापी यंत्र से। ठीक है, तो जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं आप सभी नोट करते हुए चलिए। यहाँ पे चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। विभव मापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। जो आपका विभव मापी होता है ये आपका अनंत प्रतिरोध, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। तो जितने भी दोस्त पॉइंट बता रहे हैं सभी आप क्लियर करते हुए चलिए। यहाँ पे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न संबंध में से कौन सा संबंध चार्ल्स के नियम को व्यक्त करता है? जिसमें दोस्त आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसमें दोस्त बता दें जितने आपको क्वेश्चन यहाँ पे लाए हुए हैं, तो इसमें जो भी 10 क्वेश्चन जो भी आए हैं वो आपको एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को दोस्त आपके जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों दोस्त? क्योंकि बहुत बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन में भी आते हैं और क्वेश्चन से साथ साथ दोस्त यहाँ पे बेसिक पॉइंट भी आपका क्लियर कराया हुआ चलता है। इस चैनल पर दोस्त आपको आईआरटी से 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा सकती है। और दोस्त आपको बता दें, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो बहुत ही जल्द मैं दोस्त आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास भी चलाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को दोस्त आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। अगर दोस्त आपको उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप आसानी से वहाँ पे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त हम क्वेश्चन की बात करते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन था, निम्न संबंध में से कौन सा संबंध चार्ल्स के नियम को व्यक्त करता है? तो इसमें आपका चार्ल्स के नियम को कौन सा व्यक्त करता है? वो आपका V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या है दोस्त? जो आपका चार्ल्स के नियम को व्यक्त करता है वो है V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसका दोस्त आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चार्ल्स का नियम क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। स्थिर दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम दाब T के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे मैंने क्या बताया, फिर से आप देखिए। यहाँ पे जो आपका चार्ल्स का नियम है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे V/T इक्वल टू नियतांक यहाँ पे बोल सकते हैं। दोस्त यहाँ पे अगले यहाँ पे पॉइंट कुछ जानते हैं। यहाँ पे तो दाब का नियम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या है? दाब का नियम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? P प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात यहाँ पे P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या दोस्त? P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका क्या है? ये मैंने बताया आपका ये जो है वो आपका दाब का नियम है, प्रेशर का नियम है। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं बायल का नियम। ठीक है, यहाँ पे 2-3 नियम के बारे में जानते हैं, जिससे दोस्त अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले दोस्त यहाँ पे नियम किसके जानते हैं? बायल का नियम। ठीक है, बॉयल लॉ क्या है दोस्त? यहाँ पे ध्यान से देखिए। स्थिर दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम बायल का नियम कहते हैं, जिसे हम V प्रोपोर्शनल टू 1/P अर्थात PV इक्वल टू नियतांक क्या बोलते हैं दोस्त? यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है? बॉयल का नियम। ठीक है, क्या है दोस्त? बायल का नियम ये है आपका PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोस्त यहाँ पे लास्ट बात करते हैं एवोगाद्रो का नियम। ठीक है, एवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। समान ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन V उसके मोलों की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होता है।
इसे हम क्या कहते हैं, अवगाद्रो का नियम कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, या V इक्वल टू KN। इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका अवगाद्रो संख्या है, ठीक है। क्या है ये, आपने अवगाद्रो का यहाँ पे नंबर दिए थे जिसे हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। तो अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं। आशा करते हैं सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है द्रव का पृष्ठ तनाव। तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है यहाँ पे, इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव ताप के साथ घटता है। क्या है दोस्त, जो आपका द्रव का पृष्ठ तनाव है वो आपका ताप के साथ घटता है। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे बी है। और अगर बात करें यहाँ पे क्रांतिक ताप पर, तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। किस पे, क्रांतिक ताप पर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपका जो पृष्ठ तनाव का वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, शून्य होगी। अगर दोस्त यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे देखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की सतह पर धूल आदि के कण रुके होते हैं। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। उसी के कारण जो आपका पानी की सतह पर क्या होते हैं, धूल आदि के कण रुके होते हैं, आपने देखा होगा। दूसरे दोस्त यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। उसी के कारण, किसके, पृष्ठ तनाव के कारण ही जब आप पानी में से सेविंग ब्रश को बाहर निकालेंगे तो वो आपस में चिपके हुए प्रतीत होते हैं। तीसरे दोस्तों यहाँ पे पॉइंट पर बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, पानी की गिरती हुए बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं। अगर दोस्तों आपने देखा होगा, चिकनी सतह पर आपने अगर पानी को बूंदे वहाँ पे पानी छिड़केंगे तो आपका क्या होगा, बूंदों बूंदों के रूप में हो जाता है, ठीक है। बूंदे क्या होती हैं, वो आपकी गोलाकार होती हैं। कैसी दोस्त, अगर आप छिड़केंगे बूंदे के रूप में तो वो आपका क्या है, गोलाकार बन जाती हैं। इसका जो कारण है वो आपका कारण जो है वो आपका पृष्ठ तनाव है, ठीक है, जिस कारण जो बूंदे हैं वो आपकी गोलाकार वहाँ पे प्रतीत होती हैं। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट बात करते हैं चौथे पे। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई को पानी में तैराई जा सकती है, ठीक है। इसका जो कारण है दोस्त वो आपका क्या है, पृष्ठ तनाव है। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे सभी आपको 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। एक एक पॉइंट को दोस्त आपको बेसिक तरह से अच्छे से समझा दिए हैं। तो जितने स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग एक कॉपी बनाइएगा और सभी पॉइंट को आप नोट करिएगा, जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिल सके। तो आशा करते हैं दोस्त आज की इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उन्हें भी दोस्त क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्त जो भी यहाँ पे स्टूडेंट नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को दोस्त इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डियरेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्त आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार और सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।